वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का पार्ट 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, मतलब क्या सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हमको आगे पढ़ना है। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter। अब हमें पता है जो वाटर होता है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। अगर वाटर हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा तो उसे बोलते हैं आइस, और अगर वाटर हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगा तो उसे बोलते हैं वाटर, और अगर वाटर हमें गैसियस स्टेट में मिलेगा तो उसे बोलते हैं वाटर वेपर। What happened inside the matter during this change of state? अब जब मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस टाइम पे मैटर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, मतलब उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट हैपेंड टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? अब जब मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या चेंजेस आते हैं। जैसे हमें पता है जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो मैटर की जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है तो मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं इनमें क्या चेंजेस आते हैं। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? अब मैटर की जो एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है तो कैसे कन्वर्ट हो जाती है। वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस, इजंट इट? तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हमें आगे मिलेंगे। तो जैसे मैं यहां बात करूं सॉलिड की, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफी कम होता है, और अगर मैं बात करूं लिक्विड की तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और अगर मैं बात करूं गैस की तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होगा तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के चेंज करने से, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने और घटाने से जो मैटर की स्टेट है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, मतलब उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हमको एक्टिविटी 1.12 देखनी है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। हमें एक बीकर लेना है और उसमें 150 ग्राम आइस डाल देनी है, and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice। और हमें क्या करना है, एक थर्मामीटर को आइस के अंदर डाल देना है। यहां पे एक थर्मामीटर दिया गया है जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। यहां पे एक ग्लास स्टेरर है जिससे हम आइस को घुमा सकते हैं। इसके अलावा यहां पे एक बीकर दिया गया है जिसके अंदर आइस भरी गई है, और नीचे एक बर्नर दिया गया है। ये बर्नर क्या करेगा, आइस को धीरे धीरे मेल्ट कर देगा वाटर में। इसमें जो फिगर 1.6 का ए है उसमें दिखाया गया है कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, मतलब जो आइस है उसको हमने हीट किया बर्नर की मदद से और वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई। और जो 1.6 का फिगर बी है उसमें कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर दिखाया गया है, मतलब वाटर को जब हमने हीट किया तो वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। अब हमें क्या करना है, बीकर को धीरे धीरे लो फ्लेम पे गर्म करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। अब जब आइस मेल्ट होना शुरू होगी उस टाइम पे हमें टेम्परेचर को नोट कर लेना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, और उस टेम्परेचर को भी नोट करना है जब पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, और इस ऑब्जर्वेशन को हमको रिकॉर्ड करना है, मतलब इसको कहीं पे लिख लेना है। नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन अ बीकर। अब हमें क्या करना है, बीकर में एक ग्लास रॉड को रख देना है, एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। और हमें क्या करना है, ग्लास रॉड की मदद से वाटर को घुमाना है, मतलब स्टेयर करना है, और तब तक स्टेयर करना है जब तक कि वाटर बॉइल होना स्टार्ट ना हो जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज इवेपोरेट। तो थर्मामीटर की रीडिंग को हमें केयरफुली देखते रहना है जब तक कि ज्यादातर पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। अब हमें क्या करना है, सारी ऑब्जर्वेशंस को लिख लेना है, मतलब रिकॉर्ड कर लेना है, जिसमें जब वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। अब जब मैं सॉलिड को गर्म करूंगा या सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²।
ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब हमें पता है जो भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। पर जब मैं सॉलिड को गर्म करूंगा तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जब सॉलिड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ग्रेटर वेलोसिटी से, मतलब ग्रेटर स्पीड से इधर उधर पार्टिकल जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब मुझे पता है चाहे कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जब मैं सॉलिड को गर्म करूंगा, मतलब जब मैं सॉलिड को हीट एनर्जी दूंगा, तो वो हीट एनर्जी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगी, क्योंकि जो मैं हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं वो ज्यादा है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट्स मूविंग मोर फ्रीली। अब होगा क्या, जब मैंने सॉलिड को हीट दी तो जो हीट है उसने पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक किया। तो जब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हुआ, उस वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करने लगे। अ स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। अब क्या होगा, जब मैं धीरे धीरे सॉलिड को गर्म करने लगूंगा तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस हीट की वजह से ब्रेक हो जाएगा। और जब ये सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, तो जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है लिक्विड में एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जैसा मैंने आपको पहले बताया, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है लिक्विड पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं आइस और आयरन का। तो सबसे पहले बात करते हैं आइस की। अगर मुझे आइस को मेल्ट करना है तो मुझे उसे थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, मतलब आइस को मैं थोड़ा सा भी गर्म करूंगा तो आइस जो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला, जो आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम है, क्योंकि मैं थोड़ी सी भी हीट दे रहा हूं तो जो आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चला, जो आइस के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है, जिस वजह से आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी कम है। अब मैं बात करता हूं आयरन की। अगर मुझे आयरन को मेल्ट करना है तो मुझे आयरन को काफी ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आयरन की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है। तो उस काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे काफी ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जो आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है अगर मैं कंपेयर करूं आइस से। तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे ब्रेक करने में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो होता है 273.16 केल्विन। अब यहां पे एक स्टार दिया गया है तो इसको यहां पे समझ लेते हैं। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो इंटरनेशनल यूनिट होती है वो होती है केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो बराबर होता है 273.16 केल्विन के। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। अब हमने क्या किया, 0.16 केल्विन को हमने हटा दिया, मतलब कैलकुलेशन आसानी से हो इसलिए 0.16 केल्विन को हमने राउंड ऑफ कर दिया, मतलब उसे हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर हो गया 273 केल्विन के। टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। अगर हमें टेम्परेचर दिया गया है 373 केल्विन और इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो इससे हम माइनस कर देंगे 273 को, तो आंसर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। एंड टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल यू हैव टू ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर।
जैसे मुझे 100 डिग्री सेल्सियस दिया है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो मैं इसमें 273 प्लस कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 373 केल्विन। तो अगर मुझे केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो मुझे 273 माइनस करना पड़ेगा, और अगर डिग्री सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में तो इसमें 273 मुझे प्लस करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। अब क्या होता है, सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग तो बोलते ही हैं, उसके अलावा इसको फ्यूजन भी बोलते हैं।